नमस्ते प्यारे बच्चों। वैसे तो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम में सभी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, बोर्ड में कोई भी हमें टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, मगर फिर भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आना चाहिए तो वो हैं आपके, यदि मैं बात करूं तो एक तो आपका आएगा आप कूलाम्स फोर्स से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। कूलाम फोर्स से ही जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह यूज़ करके एक क्वेश्चन बनने के चांस हैं एमसीक्यू के। उसके बाद यदि हम बात करें तो उसमें आपका आता है फिर सेकंड में टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो टॉपिक और हो गए। और एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कोई वैसे ही सिंपल कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। पहले चैप्टर से तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर पे यदि हम आते हैं तो सेकंड चैप्टर में आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि उस पर कंसेप्चुअल बन सकता है कि पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर जो है हमेशा डाइपोल के जीरो होता है, तो वहाँ से कुछ बना सकता है, थोड़ा ट्रिकी बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन। एक वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और फिर उसके बाद कैपेसिटेंस में आए तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट हो गया। और आपका एक वो, जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं फिर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं या कनेक्ट ही रखते हैं, तो उस पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है बड़ा अच्छा कि, तो याद रखिएगा जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें तो सभी टर्म हमें चार्ज के रेस्पेक्ट में लेनी है, और जब बैटरी को कनेक्ट रखें तो पोटेंशियल की टर्म में लेना है सभी, जैसे हाफ सी वी स्क्वायर लेना है वहाँ पर, फिर वी आ गया क्योंकि वी कांस्टेंट रहता है जब बैटरी कनेक्ट होती है और जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो चार्ज सेम रहता है। इस पे कंसेप्चुअल आ सकता है। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यदि इंट्रोड्यूस कर दें तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये 2-3 बार आ चुका है बोर्ड में, तो वो भी न्यूमेरिकल आ सकता है। अब सेकंड से यही इंपॉर्टेंट बनता है। थर्ड चैप्टर में यदि हम बात करें तो किरचॉफ्स लॉ इंपॉर्टेंट है ही, और कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इंपॉर्टेंट है, और आपका वी डी इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जहां भी आ रही है, चाहे आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी में आ रही है, चाहे वी डी इज इक्वल टू ई टॉर्क अपॉन एम में आ रहा है, मेन टॉ पे डिपेंड करेगा। टॉ से रिलेटेड संबंधित यानी रिलैक्सेशन टाइम से संबंधित डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस हैं। रेजिस्टिविटी, एलॉय, मेटल, सेमीकंडक्टर, इनकी किस तरह से वेरी करती है विद रेस्पेक्ट टू राइजिंग टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड से आपका यही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में आइए, अब फोर्थ और फिफ्थ को मैं एक साथ ले लेता हूँ, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। तो उस कंडीशन में आपका क्या करेंगे, बायट-सावर्ट लॉ में एक तो वो जो है आपका सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, और एक है करंट कैरिंग सर्कुलर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों से रिलेटेड कोई ना कोई कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। एम्पियर सर्किटल लॉ के केवल फॉर्मूले याद करके जाइए, डायरेक्ट कोई एमसीक्यू एक दे सकता है। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने लायक है, चाहे कन्वर्जन पे कोई न्यूमेरिकल आए चाहे कुछ भी आए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपका एक आता है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें डिफाइन 1 एम्पियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका आता है डायाफेरोपेरा की प्रॉपर्टीज, जरूर करके जाइएगा, डायोफेरापेरा की प्रॉपर्टीज को जरूर करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बोहर मैग्नेटोन है, उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आपका F इजिकल टू BIL साइन थीटा,
केवल फॉर्मूला रट जाइए इसका, इस पे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद आइएगा, इसके बाद हम आगे बढ़े तो 6 चैप्टर पे आते हैं। तो 6 और 7 दोनों एक साथ ले लेते हैं, EMI एंड AC। तो 6 और 7 में यदि हम बात करें तो उस कंडीशन में आपका सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस से। और एक आपका फेराडे एक्सपेरिमेंट पे जो कंसेप्चुअल है कि कॉइल मैग्नेट को मूव करा टुवार्ड्स द कॉइल तो करंट की इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताइए, उससे कंसेप्चुअल एक देखने को मिल सकता है। ट्रांसफार्मर है, AC जनरेटर है, LCR सर्किट है, XL और XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और डायरेक्ट में कोई MCQ वगैरह में एवरेज पावर पूछ सकता है इंडक्टर, कैपेसिटर या रेजिस्टर की डायरेक्ट। अब उसके बाद आता है EM वेव्स। अब जब हम EM वेव्स पे आते हैं तो EM वेव्स में देखिए कुछ नहीं है, EM स्पेक्ट्रम याद करना है पूरा, वो मैंने अपने एक पहले वाले में दे दिया है फर्स्ट वीडियो में कि किस तरह से याद करना है रेडियो वेव्स को, उसको रेडियो गामा इन सब वेव्स को सीक्वेंस में मैंने बता रखा है, उसे देख लीजिएगा। उसमें आपको एक तो सोर्स याद करनी है, एक आपको वेवलेंथ याद करनी है, एक फ्रीक्वेंसी और एक यूजेस, ये आपको जरूर याद होने चाहिए। और एक थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा रफली आइडिया लेके जरूर जाएं। फिर आइएगा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स से, पूरी ऑप्टिक्स लेते हैं। तो ऑप्टिक्स में यदि हम बात करें तो उस कंडीशन में हमारे हिसाब से जो आना चाहिए TIR इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंपॉर्टेंट है। आपका लेंस मेकर फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म फॉर्मूला पर या तो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक आपका यदि हम बात करें तो जनरली तो वैसे यही आएगा, और लेंस वगैरह के आपको जो इसके जो है ना ऑप्टिक्स के थोड़े से NCERT के क्वेश्चंस को भी देख कर जाए, लगता है कि NCERT क्वेश्चन दे सकता है। जो NCERT के क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार देख ले जरा ऑप्टिक्स से रिलेटेड। अब वेव ऑप्टिक्स में यदि हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हमें देखने को हाइगन्स प्रिंसिपल है ही नहीं, ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। हाइगन्स प्रिंसिपल और उससे स्नेल्स लॉ और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है। और वेव फ्रंट जो है आपके टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, उससे MCQ पूछ सकता है कि भाई सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट में कौन सी सोर्स होती है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में कौन सी सोर्स होती है, प्लेन वेव फ्रंट में कौन सी सोर्स होती है, केवल ये पूछ सकता है। और खासकर इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से प्लेन बनेगा यदि रहेगा तो। अब उसके बाद यदि हम बात करें तो जो आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है फ्रिंज विड्थ से, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन आ सकता है। फ्रिंज विड्थ का मतलब कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल। और एक आपका जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन, पार्ट डिफरेंस, इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को एक मिल सकता है। क्वेश्चन देखने को कह रहा हूँ, थ्योरेटिकल नहीं कह रहा हूँ इन पर, इस पे कह रहा हूँ न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल देखने को मिल सकता है। और डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, ये आपको पूरी तरह से पढ़ के जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्टिक्स के बाद यदि हम बात करें, आते हैं डुअल नेचर पर। तो डुअल नेचर में डी ब्रॉगली वेवलेंथ, नसीब ही खराब हो तो अलग है, नहीं तो 101% आ रहा है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपका कोई ना कोई कंसेप्चुअल बना सकता है, थ्योरी बना सकता है। डी ब्रॉगली से न्यूमेरिकली बनाएगा, न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअली बनाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। तो आइंस्टीन के लॉज याद कर लीजिए कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट और न्यू इज लेस देन न्यू नॉट वाले जो है कंसेप्ट, वो याद करिए। आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये अपने दिमाग में रख के चलिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही आपके क्वेश्चन होंगे सब जो कुछ होंगे और फोटो इलेक्ट्रिक में। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो एटम में आते हैं। एटम में रदरफोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है, और रदरफोर्ड के बाद
आपका आएगा एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उससे कंसेप्चुअल आने के पूरे पूरे चांस हैं। बोहर में जो एनर्जी निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं किसी ऑर्बिट की, उस पर इंपॉर्टेंट है। अब याद रखिएगा, वो ये जरा याद रखिएगा, एक्साइटेड पूछ रहा है या एनर्जी लेवल वाला स्टेट पूछ रहा है। जब एक्साइटेड की बात करते हैं तो एक बढ़ जाता है, जैसे कि ग्राउंड स्टेट 1 माना जाता है, हमसे कहा जाए सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालिए एनर्जी, तो वहां पे n की वैल्यू 3 मानी जाएगी, 2 नहीं मानी जाएगी। सेकंड मांगा है मगर उसके लिए एनर्जी स्टेट जो है 3rd हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज जो है लाइमन पास्चन जिसके है, उसको भी आप ऐसे सीक्वेंस में याद रखिए कि उसके लिए जैसे लाइमन में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2 होती है, बार्मर में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3 होती है, पास्चन में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 4 होती है। ऐसे ही आपके बढ़ते जाएंगे, तो ये आपको याद करके जाने। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये भी याद रखिएगा कौन से ईएम स्पेक्ट्रम को ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये याद हो जाएंगे। अब आइए न्यूक्लियाई में। न्यूक्लियाई का मैंने पूरा एक दे दिया है, उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसी में दे रखा है मैंने। न्यूक्लियाई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर डेंसिटी, साइज ऑफ न्यूक्लियस और बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी मैंने बताया न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जरूर याद करके जाए, बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग, और नहीं बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड जो है उसे करके जाए। अब न्यूक्लियाई के बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में वो आपसे पूछ सकता है कि यदि हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई कंसेप्चुअल टाइप में, या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बनाई और जो है एक्स बना कोई सेमीकंडक्टर, तो बताइए एक्स कौन सा है, पी टाइप है, एन टाइप है। तो आपको याद होनी चाहिए ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी हैं। और फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक है, और रेक्टिफायर है इंपॉर्टेंट। और आपको एक वो भी पूछ सकता है डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर। और एक ये भी पूछ सकता है कि एट 0 केल्विन पर कोई भी सेमीकंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है। ये सब आपको याद करना है। ये मैंने केवल आपको वो बताए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, मगर देखिएगा बाकी क्या आता है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छा करिएगा और अच्छे ही मार्क्स आएंगे।